अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको बलूचिस्तान के एक सीनियर सियासतदान से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने 70 की दाई में सियासत की। मीर गौस बख्श बिजंजो के दस्ते रास्त रहे, उनके साथ इलेक्शन में रहे। बीएसओ से अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया जनाब डॉक्टर अब्दुल हकीम लहड़ी साहब। डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। इब्तिदाई जिंदगी तो हमारा बहुत अजीब रहा है। जी। आप ये समझे कि जब हम ज़रा होश संभाले तो उस वक्त 1958 का ज़माना था जी। तो उस वक्त बलूचिस्तान में बहुत ही सियासी तौर पर अपराइज हुए। आपने देखा 1948 में आगा अब्दुल करीम खान के खिलाफ फौज कशी हुई, उसके नतीजे में उसके साथ जो वादे वईद किए गए कि जी हम आपके साथ बात करेंगे, लेकिन आपने देखा जब वो वापस आए उस लड़ाई में जो साथी थे उसमें मीर अब्दुल वाहिद कुर्द, मलिक सईद देवर साहब, अनका साहब, उसको भी इसी तरीके से उन्होंने धोखा दिया और वो जब वापस आए तो उनको 7 साल सजा दी गई जो हरीपुर जेल में उन्होंने गुजारे। और उसके बाद आगा साहब जैसे भी जिंदगी गुजार रहे थे तो उस वक्त फिर एक अपराइज हुआ जिसमें खान साहब भी एक हद तक शामिल हुए। अहमद यार खान साहब जो कि बलोच कौम के बादशाह कहें, उसको आप वाली कहें, सरबराह कहें, वाली कल्ला थे जी। तो उस वक्त उन्होंने एक तहरीक शुरू की यहाँ पर नौजवानों की, जो खासकर कोयटे के बारे में मैं कहता हूँ, बाकी बलूचिस्तान का तो मुझे याद नहीं, बहुत छोटे थे हम लोग। अंजुमने नौजवानान सरियाब और अंजुमने नौजवानान उद्दा, ये लोगों को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और ये लोग कलात आते जाते रहते थे। यहाँ बलूचिस्तान में भी वो तहरीक चली, लोगों में एक बेदारी थी। तो उस वक्त उसके बाद अचानक 1958 में मिर्ज़ा सिकंदर ने खान साहब को एक धोखा दिया कि जी हम आपके रियासत को और इन तमाम चीज़ों को वापस करेंगे और आपको हम वज़ीर आज़म बनाएंगे। यहाँ से उन्होंने खान साहब को वो धोखा देकर कराची बुलाया और भोपाल से नवाब भोपाल का नाम मुझे याद नहीं रहा, उसे बुलाया गया कि तुम्हें वज़ीर आज़म बनाएंगे। बहरहाल सिकंदर मिर्ज़ा और ने अयूब खान के साथ गुजजोड़ की और उसके नतीजे में ये हुआ कि मार्शल लॉ लगा। उस मार्शल लॉ में अयूब खान ने जो सबसे पहले काम ये किया, उस वक्त आगा अब्दुल करीम खान और हमारे दूसरे जितने भी बुजुर्ग थे वो फिर पहाड़ों की तरफ निकल गए, सरलट की पहाड़ की तरफ। उस वक्त उनके साथ यही लोग जिनका मैंने नाम लिया, मलिक सईद देवर, अनका साहब, मीर अब्दुल वाहिद कुर्द और बहुत से नौजवान और हमारे रोदीने कबीले के काफ़ी लोग, गर्दगाप और ये पडेन के इलाके से, ये सब उसके साथ रवाना हो गए और वो चले गए उसकी तरफ, सरलट की तरफ, ताकि मुसल्ला जद्दोजहद कर सकें। हम ये कह सकते हैं कि हमारे सबसे पहले जो गोरिल्ला लीडर और रेजिस्टेंस मूवमेंट जिसने शुरू की वो आगा अब्दुल करीम खान थे। तो इसके नतीजे में उस वक्त खान साहब को भी गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला और यहाँ से दूसरे सियासी लोगों ने कि जी ये मैच्योर नहीं है, ये है वो है। बहरहाल
हम ये कह सकते हैं कि हमारे उस जद्दोजहद में जिसको लीड आगा अब्दुल करीम खान और मलिक सईद देवार वगैरह कर रहे थे, वो इमेच्योर था या हमारे लोग बहुत सादा थे जिन्होंने इनकी बातों चपटी बातों से मुतासिर हुए, तो आगा करीम खान फिर वापस आ गए। तो उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया 7 साल के लिए हरीपुर जेल में। अच्छा अच्छा। हरीपुर जेल में वहाँ पर हमारे फकीर एपी साहब भी थे जो शुमाली वजीरिस्तान के रेजिस्ट कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी और दूसरों को, वो भी उसी जेल में थे। और शायद बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान आगा साहब ने अपना वक्त गुजारा और 1956 में वापस वो रिलीज हुए, वापस आए यहाँ पर। तो उस वक्त 58 में फिर जो मैंने आपको बताया कि हमारे सिकंदर मिर्ज़ा ने जिस तरीके से हमारे खान अफकलात को बरगलाया और उसको ये यकीन दिलाया कि जी आपका स्टेट बहाल करेंगे और आप लोगों से हम वो कर लेंगे बातचीत, लेकिन वो नहीं हुआ, बल्कि अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा का ही बिस्तर गोल कर दिया और उसे अरेस्ट करके उसने तो लंदन भिजवा दिया। तो उस वक्त नवाब नौरोज खान, बटे खान, सफजल खान, ये जो हमारे साथ शहीद हैं, अब उनके नाम काफ़ी लोगों के नाम, गुलाम रसूल निचारी, 8-7 शहीद जो हमारे थे। तो वो लड़ाई 1 साल तक चली। उस लड़ाई 1-2 साल तक वो चली। फिर अयूब खान ने दूसरा पैंतरा बदला, फिर वही कुरान उठा के ले गए नवाब नौरोज खान के पास और नवाब नौरोज खान को यकीन दिलाया कि जी हमारे और आपके दरमियान ये कुरान पे हम मुआहदा कर लेते हैं कि जो कुछ आप लोगों के मसाइल हैं, आप जो सोचते हैं, हम आपके साथ देंगे। लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों ने जो खराबी की वो सबसे बड़ी ये थी कि उसमें हमारे सरदार और नवाब भी शामिल थे, शायद दोदा खान भी शामिल थे, दूसरे भी थे। उन्होंने उसे वहाँ से धोखा देकर पहाड़ों से नीचे उतारा, जिसके नतीजे में मार्शलाई हुकूमत ने सबसे पहले बलोचों पर केस चलाया और उसमें कुछ लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। नवाब नौरोज खान और 7 शहीदों को सज़ाए मौत का हुआ ऑर्डर, लेकिन नवाब साहब की उम्र 82 साल थी। पीरान साली की वजह से उसे सज़ा उम्र कैद की सज़ा दी गई। हमारे 4 लोगों को हैदराबाद जेल में फांसी दी गई और 3 को सक्कर के जेल में। डॉक्टर साहब, आप इस जद्दोजहद में कैसे आए? बीएसओ से आपने स्टार्ट लिया या इससे पहले कोई तंजीम थी? नहीं, ये तंजीम तो आपको मालूम है कि बलूचिस्तान की तहरीक जो है सन 47 से शुरू हुआ। 11 अगस्त को बलूचिस्तान आज़ाद हुआ। 11 अगस्त को बलूचिस्तान आज़ाद हुआ, 11 अगस्त 1947 में रात के 12 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो से बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया और उस 9 महीने तक हमारी हुकूमत चली। लेकिन बदकिस्मती यही हुआ कि खान साहब और ये दूसरों को ये ख्याल नहीं रहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा से अपने को रिकग्नाइज करवाएं, उसका मेंबर बने और ईरान या अफगानिस्तान से अपने आप को रिकग्नाइज करवाएं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि जब ये डॉर्डर के अंदर सालाना मेला तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने से मार्च में हुआ करता था या फरवरी में, तो बलूचिस्तान के 2 पार्लियामेंट थे, एक हाउस ऑफ लॉर्ड था, एक हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन के लीडर मीर गौस बख्श बिजेंजर थे
और हाउस ऑफ लॉर्ड के खान साहब खुद हुआ करते थे। तो उन्होंने डॉडर के मुकाम पर जब ये हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड का जो ये हुआ इजलास हुआ, तो उसमें मीर साहब ने जो स्पीच दी थी जी बलूचिस्तान की आज़ादी के बारे में कि जी हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम आज़ाद मुमलिकत की हैसियत से हम अपना वो करेंगे। तो जो उन्होंने कहा कि जी इस्लाम है पाकिस्तान, उसने कहा फिर ईरान को भी इसके साथ मिलाओ, अफगानिस्तान को भी मिलाओ, अरबों को भी मिलाओ, क्योंकि इस्लाम का मसला है। तो सरदारों ने रातों रात इनको धोखा दिया। जिना मौजूद थे इसमें सिब्बी में, तो ये रात को चुपके से जाकर उससे मिले और उससे कहा कि जी हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक धोखाधड़ी हुआ। दूसरा ये हुआ कि दूसरा नवाब भाई खान और ये नवाब खारान और जाम लसवेला साहब, खान साहब में भी शायद कुछ कमजोरियां थी। वो लोगों से मिलना जुलने में बहुत रिजर्व रहते थे। ये सब आए इधर कोयटे में उससे मिलने के लिए। भाई खान थे, दूसरे लोग थे, इंतजार किया। कोई मेरा ख्याल में कोई भाई खान नवाब भाई खान मकरान, उन उसके बाद ये लोग चले गए कराची। खान साहब उनसे मिले नहीं। ये कराची गए और वहां पर नवाब खारान और ये बेला और अपना जो जाम को गुलाम कादिर और उसने नवाब भाई खान इन्होंने इनके साथ वो की कि जी हम इलाक करेंगे पाकिस्तान के साथ। इससे पहले सरदारों ने ये काम किया था। तो खान साहब बहुत कमजोर पड़ गए मेरे ख्याल में। तो उन्होंने कलात में मर्जर का ऐलान किया, एक टेलीग्राम जिना साहब को भेजा उन्होंने। तो इस तरीके से जो हमारी आज़ादी थी वो सलब हो गई। अब डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं कि आपने बीएसओ के प्लेटफार्म से कब अपना ये सियासी जिंदगी का आगाज किया और किस तरह है? उस वक्त एक कॉलेज था, ये साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज में हम पढ़ते थे। तो उस वक्त हमने सबसे पहले वरना वानंदा गल बनाया, जो बलोची में, जिसका तर्जुमा बाद में आप जो भी करें, पढ़े लिखे नौजवानों का गल, जमायत या पढ़े लिखे नौजवानों। जी हाँ, ये हमने बनाया। इसमें जो लोग थे नामी गिरामी लोग थे हमारे, जो बाद में बड़े बड़े ओहदों पर भी रहे। उसमें सिद्दीक आज़ाद था, अपना हकीम बलोच था, हकीम बलोच सब चीफ सेक्रेटरी रहे आपके, चंगेज आलियानी साहब थे, ताहिर मिर्जा थे, और अपने आगा साहिबान थे, ये आगा अब्दुल खालिक, जो आगा सुल्तान इब्राहिम खान के वो हैं, ये थे नोशकी के अमीर मुल्क था, मैं था, मेंगल जो साबिक गवर्नर रहे, जी हाँ, चीफ जस्टिस भी रहे, गवर्नर भी रहे आपके, वो सब थे। तो उस वक्त वरना वानिंदगल चलता रहा, हमने 2 साल उसे चलाया। उसके बाद 66 में ये फैसला हुआ नैप की तरफ से। उस वक्त नैप यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर था, बल्कि बंगाल, सिंध, पंजाब, फ्रंटियर में नैप ही था। बाकी तो मुस्लिम लीग के चेले चपाटे थे। तो उस वक्त ये हुआ कि ये सजेशन पेश की गई कि भाई बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमें एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जो इनके साथ काम कर सके, नैप के साथ। तो फिर यही फैसला हुआ। 1966 में चंगेज आलियानी थे मेरे ख्याल में, इब्राहिम कुर्द थे, और मुझे याद नहीं आता, डॉक्टर नेमत थे मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर नेमत गिचकी, अपना कौन था, नदीम साहब थे, डॉक्टर मालिक के बड़े भाई, कमिश्नर रिटायर हो गए। जी हाँ, वो थे, और अपना डॉक्टर मूसा थे। ये खैरजान बलोच वगैरह बाद में आ गए। खैरजान जूनियर था। जी हाँ।
जब ये फैसला हुआ तो वहाँ पर इसमें कराची एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन था बलूचों का, जिसमें ये सब थे जिनका नाम मैंने दिया। टंडोजाम में जो बलोच थे, नेक मोहम्मद बुजदार और दूसरे साथी थे वहाँ पर, वो लोग। इसी तरीके से कुछ लड़के हमारे पढ़ते थे लाहौर यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो लोग। और जो कुछ थे खैबर में इंजीनियरिंग और दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वो सब लोगों ने मिलकर ये हम लोगों ने इसका बुनियाद रखा बीएसओ का। लेकिन बदकिस्मती ये हुआ कि बीएसओ के साथ भी हमने जुल्म किया। बीएसओ बना तो बीएसओ का सबसे पहले चेयरमैन बने बिजनजो और सेक्रेटरी इसके अब्दुल वाहिद मुश्ताक थे। लेकिन लाला लाल बशरिंद, जिनको आप जानते होंगे, तो बड़ा नाम था उनका। और डॉक्टर रई साहब भी यहाँ से पहले यहाँ पर वो जमात इस्लामी के नाजिम थे अपने गुजदार में, वो भी कराची शिफ्ट हो गए, वो मेडिकल कॉलेज में वहीं पर पढ़ते थे। जब ये बीएसओ का सिलसिला हुआ तो डॉक्टर साहब भी आ गए, इसमें दूसरे भी आ गए। तो इस सिलसिले में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए। लाला रिंद ने कहा कि जी ये किसान का बेटा है, आप लोग इसको वो करें। खैर लाला रिंद ने मीर साहब को, खैर बख्श को, अकबर खान को, शेर मोहम्मद और ये अपना मीर साहब को बहुत तंग किया कि जी इसको चेयरमैन बनाया आप लोग, डॉक्टर रई को। जी हाँ, बदकिस्मती ये हुआ कि जिस दिन इलेक्शंस हुए, अताउल्लाह खान ने कहा ठीक है इसी को बनाओ, जिससे पहले ही दिन इख्तिलाफात का शिकार हुआ। तो जब उसको प्रेसिडेंट बनाया, चेयरमैन बनाया गया, तो यहाँ पर खैरजान ने बीजन का नाम तजवीज़ किया सेक्रेटरी जनरल के लिए। अच्छा, जी हाँ। तो यहाँ पर तो फूट तो पड़ना था, क्योंकि जो पहले फैसला हुआ था वो बहुत बेहतर फैसला था। लेकिन बदकिस्मती है, जो भी आप कहें। उस्ताद कौन अमान लागिची साहब भी थे, दूसरे भी थे, अब्दुल्ला जान जमालदीनी साहब भी थे, निजामानी साहब भी थे, कादिर बख्श निजामानी साहब, इब्राहिम बारकज़ई भी थे। ये सब लोग ने मिलकर फिर एंटी सरदार ग्रुप बनाया बीएसओ का, जिसने पहले दिन ही से ये फूट उनमें डाली गई, जिसके बाद ये मसला जो है अभी तक शायद ये अब 4-5 बीएसओ बन चुके हैं, कौन किस में है कोई नहीं जानता है। अच्छा, नेशनल अवामी पार्टी जब 70 के इलेक्शन में 70-71 में हार गया, तो उस वक्त आपकी पोजीशन क्या थी? जब गवर्नर बने सरदार अताउल्लाह, मेरा ताल्लुक सिर्फ मीर बिजिंजर से नहीं था, हम करीब थे खैर बख्श मरी के, नवाब खैर बख्श मरी और अताउल्लाह खान के बहुत करीब थे। तो हमारा ज्यादा वक्त इनके साथ गुजरता था। ये लोग जो है आज़ादी पसंद थे, अकबर खान, ये सब लोग, अकबर खान भुट्टी, जी हाँ, मीर साहब भी थे, शेर मोहम्मद भी थे, बिल्कुल खान नसीर था। और असल में जो हमें जो एक मिला था इंस्पिरेशन, वो मीर अब्दुल अजीज कुर्द जी, अब्दुल रहीम ख्वाजा खेल और अपने यूसुफ अजीज मगसी। जी हाँ, असल तो लीडर वही थे। जी हाँ, पहले ये बना अंजुमने उस्तमांगल बना, उस्तमांगल के बाद फिर ये अंजुमने इत्यादि बलूचिस्तान, और ये बने तरफ से उरूर पश्तून बना समद खान की तरफ से। ये तमाम चीज़ें होने के बाद फिर ये नेशनल
अवामी पार्टी की शक्ल में, पहले नेशनल पार्टी था, खलात नेशनल पार्टी बना, जिसके फाउंडर थे अपने मलिक अब्दुल अजीज कुर्द और नहीं, वो नहीं, मलिक अपना मलिक फैज मोहम्मद और मलिक सईद और मौली अर्ज मोहम्मद और मौली मोहम्मद उमर साहब थे। जी हाँ, ये लोग थे। इन्होंने खलात नेशनल पार्टी की बुनियाद रखी। इसमें अवामी कहाँ से आया? जब मौलाना बाशानी ने अवामी लीग को छोड़ा तो उसने ये शर्त लगाया कि जी अगर नैब के अंदर आप अवामी को शामिल करेंगे तो मैं नैब में शामिल हो जाऊंगा। तो इस तरीके से ये नैब बना और नैब एक मजबूत पार्टी बनी बंगाल के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और अपना खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त सरहद वली खान आ गए। जी हाँ, तो 1957 था, तो उस वक्त ये इतनी मजबूत पार्टी बनी थी और उस वक्त माशाल्लाह का वजह भी ये पार्टी बनी। इसके ताकत को देखकर अगर उस वक्त इलेक्शन होते तो ये पार्टी जीत जाती। तो उस ये जो अपना सिकंदर मिर्जा और उसके बाद अयूब खान की साजिश, ये तमाम जो इकट्ठे हुए, इन तमाम ने मसला पैदा किया और उसके बाद बलूचिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, फांसी दिए गए, हमारे लोग जेलों में गए, ये कुली कैंप, मशहूर जमाना कुली कैंप, इसमें हमारे तमाम लीडर बंद थे। जी हाँ,